इस क्लास में हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था इसको समझेंगे। इसके पहले हम दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास पढ़ चुके हैं। वीडियो सब प्लेलिस्ट में है, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इस क्लास में हम दिल्ली के प्रशासन को समझेंगे और कौन कौन से वो डिपार्टमेंट थे जो कि इस साम्राज्य को चलाते थे। ठीक, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। देखिए, ये टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। ये टीजीटी पीजीटी या फिर बिहार टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, जो भी एग्जाम्स है जहाँ जीएस आते हैं या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन जहाँ आते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हम बात क्या करेंगे? इसमें हम बात करेंगे उन पदों की जो दिल्ली सल्तनत में थे और ये प्रशासन को चलाते थे, इतने बड़े साम्राज्य को चलाते थे। इन पदों में अगर हम बात करें तो जैसे दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसाफ, दीवाने रसालत, इसके अलावा दीवाने अमीर कोही, इसके अलावा दीवाने मुस्तखराज, बरीद, काजी उल कुजात, तो ढेर सारे जो पद थे उन सब के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। तो इसको पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें आपको फैक्ट की बातें समझ में आएंगी और ये भी समझ में आएगा कि इनका मुख्य मुख्य कार्य क्या था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन से मतलब है कि सीधे दिल्ली से जो प्रशासन होता है उसकी बात करेंगे, यानी जो पद दिल्ली में थे, यानी जो पद केंद्र में थे। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, राजधानी दिल्ली थी, तो पद दिल्ली में थे। वहां से ही पूरे राज्य को नियंत्रित किया जाता था और वहीं पर सारा राजस्व इकट्ठा होता था। ठीक, तो हम सबसे पहले जो केंद्र में देखेंगे तो सुल्तान दिल्ली में रहता था। सुल्तान की शक्तियों को समझेंगे। देखिए, सुल्तान तो निरंकुश था, असीमित पावर था इसको। पूरे राज्य का राजस्व था, किसी के पास जाता था। वे राज्य की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। कानून बनाने का भी अधिकार इसके पास था। मुख्य सेनापति का रोल भी यही निभाता था। और जो है यानी असीमित शक्तियां थी, लेकिन इस पर कुछ अंकुश भी था। शक्तियों को कम करने वाली कुछ संस्थाएं भी थी, जैसे अमीर वर्ग, ये इसकी शक्तियों को कुछ कम करते थे। उलेमा वर्ग, ये वर्ग हमेशा हम लोगों ने देखा राजनीति में, ये सुल्तान की शक्तियों पर कुछ अंकुश जरूर लगाते थे। इसके अलावा और बात करें तो धार्मिक कानून, जो धार्मिक कानून थे यानी शरीयत, ठीक है, वो भी बहुत हद तक की शक्तियों पर रोक लगाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सुल्तान वो निरंकुश हुआ करता था। सबसे पहले हम बात करें तो केंद्र में सुल्तान की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे कह सकते हैं हम, मजलिस एक खलवत कह सकते हैं। ठीक, यह मंत्रिपरिषद जो थी यह सुल्तान की सहायता करती थी। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो 4 डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। 4 विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी और भी विभाग बने और खत्म भी हुए, लेकिन 4 चलते रहे। ठीक, तो उसमें से सबसे पहला जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो है दीवानी विजारत। उसके बाद दीवाने अर्श, दीवाने इंसाफ और दीवाने रसालत। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे दीवाने विजारत, देखिए दीवानी विजारत एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, जो कि दिल्ली में है, सुल्तान की सहायता के लिए है। और इसका जो मुखिया होता था, जो प्रमुख होता था, वो था वजीर। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब इस वजीर का क्या काम था? देखिए, पहले यहाँ से समझते हैं इस विभाग का। तो यह विभाग
जो है 4 प्रमुख विभागों में से एक था, दीवानी वजारत। लेकिन यह चारों का निरीक्षण करता था। बाकी जो हम लोगों ने भी देखा है, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, उन सभी का निरीक्षण करने का काम दीवाने वजारत करता था, यानी वजीर करता था। ठीक है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था, तो दीवाने वजारत था। क्यों था? क्योंकि ये निरीक्षण कर सकता था दीवाने अर्ज का भी, दीवाने इंसा का भी, दीवाने रसालत का भी। ठीक है, इस विभाग के प्रमुख कार्य क्या थे? इसके कार्य, सबसे पहले सुल्तान को सलाह देना, इसका एक काम था वजीर का। ऐसा नहीं था कि सुल्तान को केवल वजीर ही सलाह दे, सुल्तान तो किसी से भी सलाह ले सकता था। लेकिन इसका एक काम था वजीर का कि वह सुल्तान को समय समय पर सलाह दे, कौन सा युद्ध करना है, किस पे लड़ाई करनी है, किस तरह के नियम बनाने हैं, किस तरह के कानूनी नियम बनाने हैं, सारी चीजें सलाह देने का काम। उसके अलावा सुल्तान की आज्ञा के अनुसार कार्य करना, यह भी इसका काम था कि सुल्तान जो कहे उसको जो है उसके अनुसार करने का। राजस्व वसूल करना, पूरे साम्राज्य का, पूरे राज्य का राजस्व वसूल करना इस वजीर का काम था। लेखा और हिसाब किताब करना, जो भी राजस्व जमा हो रहा है उसका जो है लेखा रखना, उसका हिसाब किताब करना भी वजीर का काम था। वेतन बांटना और वेतन पर नियंत्रण, यह भी जो वजीर का काम था। सुल्तान के आदेशों पर इक्ता की व्यवस्था करना, इक्ता जो है किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, सुल्तान तय करता था, वो आदेश देता था और उसकी व्यवस्था करने का काम वजीर करता था। विद्वान, अनाथ, विधवाओं आदि के भत्ते की व्यवस्था करना, तो जो दिल्ली के आसपास विद्वान थे, विधवाएं थी, उनकी जो है भत्ते की व्यवस्था ये करता था। देखिए, वजीर दो प्रकार के थे। वजीर ए तफवीज, वह वजीर, उन वजीरों को वजीर ए तफवीज कहा जाता था जिनके पास असीमित शक्तियां होती थी। असीमित शक्तियां मतलब कि अनलिमिटेड शक्तियां जिसके पास हो उनको कहा गया वजीर ए तफवीज। केवल सुल्तान को हटा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बाकी सारा काम ये कर सकते हैं। वजीर ए तफवीज, इनके पास शक्तियां कम थी, ये केवल सुल्तान की आज्ञा का पालन करते थे। ठीक है, तो कम शक्ति हो, जिसके पास कम पावर हो, उनको जो है वजीर ए तनफीज कहा जाता था। ठीक है, तो दो तरह के वजीर थे। हालांकि वजीर तो सारे काम करते थे, केवल न्याय व्यवस्था को छोड़ के, केवल न्याय करने को छोड़ के बाकी सारा काम इनके अंडर में था। फिर भी दो कैटेगरी आप इनकी जानते रहिए, क्वेश्चन में आया है कई बार। ठीक है, अब इसी डिपार्टमेंट के साथ यानी दीवानी वजारत के साथ दो डिपार्टमेंट और लगा हुआ था, उनको भी समझ लेते हैं। एक है मुशरिफ ए मुमालिक और दूसरा है मुस्तौफी ए मुमालिक। ठीक, मुशरिफ ए मुमालिक जो था वो था लेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, यानी राज्य के आय जमा का अधिकारी, यानी राज्य का जितना भी आय हो रहा है, जो राजस्व वसूल के आ रहा है, उसका हिसाब किताब करना, उसको लिखना, इसका काम था लेखाकार का, अकाउंटेंट जनरल का। ठीक है, इसका जो कार्यालय था उसको कहा गया दीवान ए इसराफ। कार्यालय, इसके डिपार्टमेंट को कहा गया दीवान ए इसराफ। दीवान इसराफ में ये बैठता था मुशरिफ ए मुमालिक, और जो भी पैसा आता था पूरे राज्य से उसका लेखा इसके पास होता था। ठीक है, अब वही मुस्तौफी ए मुमालिक की बात करें हम, इसको कहा जाता है महालेखा परीक्षक, यानी ऑडिटर जनरल। यह राज्य के व्यय की जांच करता था। क्या करता था? राज्य के व्यय की। देखिए, जमा को लिखता था लेखाकार कि क्या पैसा, कितना पैसा आ रहा है, और महालेखा परीक्षक जो है ये जो है राज्य के व्यय की जांच करता था कि यानी खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, तो खर्चा की जांच कौन करेगा? मुस्तौफी। और जो पैसा आएगा उसको लिखेगा कौन? तो मुशरिफ। इस बात को जानते रहिए।
इसका कार्यालय दीवाने इस्तीफा था। इसका जो डिपार्टमेंट था उसको दीवाने इस्तीफा कहा जाता था। ठीक है, देखिए ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में, यूपीपीसीएस में, बिहार के शिक्षक भर्ती में। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझे रहिएगा। ठीक, और ये जो है डिपार्टमेंट ये विजारत के साथ लगा हुआ था, यानी दीवाने विजारत के साथ। ठीक, इसके अलावा हम आगे देखते हैं दीवाने अर्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है ये। इसका मुखिया जो था हारिस ए मालिक। ठीक है, ये जो दीवाने अर्ज है ये विभाग है और इसका जो प्रधान है वो हारिस ए मालिक है। ठीक है, ये बात समझ गए। आइए देखते हैं इसका काम क्या था, क्या करता था ये हारिस ए मालिक। यह सैनिकों एवं सेना संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी था, यानी सैनिकों से संबंधित था, सेना से संबंधित था हारिस ए मालिक। इसे हम सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कह सकते हैं। ठीक, इसे हम सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कह सकते हैं या रक्षा मंत्री भी कह सकते हैं। यह एकता धारकों के सैनिकों का निरीक्षण करता था। एकता धारक, एकता तो आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसको अच्छे से समझा चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि एकता क्या होता था। ठीक है, सबसे पहली एकता किसने दी, किसको दी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो एकता धारकों के सैनिकों का निरीक्षण ये जो है हारिस ए मालिक करता था। वार्षिक रूप में करता था, फिरोजशाह तुगलक के समय तो छूट मिल गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय तो करता था। ठीक, इसके अलावा सुल्तान की सेना के रसद एवं परिवहन को देखता था। यदि सुल्तान की सेना कहीं जा रही है तो जो भी सामग्री खाने के लिए हो या फिर और भी जो साज सज्जा के लिए जो भी चीजें सेना को की जरूरत की हो उसको जो है मुहैया कराना, उसको देने की व्यवस्था हारिस ए मालिक की थी। ओके, सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की नियुक्ति करना, भर्ती करना, ये सारा काम हारिस ए मालिक का था। इसके अलावा हुलिया और घोड़ों के दाग का रिकॉर्ड रखना भी इसी का काम था। ठीक है, यह व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। घोड़ों की दाग, घोड़ों के दाग की व्यवस्था और हुलिया रखने की व्यवस्था, यह क्या है हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उसे आप देख लेंगे। युद्ध के समय सैनिकों को रसद सामग्री, अगर सेना युद्ध के लिए जा रही है तब भी जो रसद सामग्री थी वो हारिस ए मालिक ही उपलब्ध कराता था। परिवहन का प्रबंध कराता था। परिवहन मतलब कि सेना कैसे जाएगी उसका भी प्रबंध इसी के पास होता था। लूट के माल की हिफाजत करता था। सेना ने अगर युद्ध किया और लूट लिया तो जो कुछ लूटा जाता था उसकी हिफाजत करने का काम हारिस ए मालिक करता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक, हारिस ए मालिक दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। हालांकि इसके पहले इल्तुतमिश के समय इस तरह का डिपार्टमेंट जरूर था, लेकिन उस डिपार्टमेंट को संगठित करने का काम बलबन ने किया, तो इसलिए दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने ही की थी। ठीक है, अलाउद्दीन ने सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था की, तो ये आप जो है जानते ही हैं। इसके पहले जो है सैनिकों को एकता मिलता था, एक भूमि मिलता था, वो एकता होती थी। ठीक, दाग एवं हुलिया व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। तो इस तरह से हम समझ गए दीवाने अर्ज का क्या काम था। तो सैनिकों की भर्ती करना, निरीक्षण करना, सारा रिकॉर्ड रखना और सेना जब कहीं जाए तो उसके लिए सारी व्यवस्था करना, ये सारा काम जो है हारिस ए मालिक करता था। ओके, हालांकि ये सेनापति नहीं था, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेनापति कौन था, तो सेनापति जो है हारिस ए मालिक नहीं होता था। सेनापति सुल्तान जो है जब अभियान में जाता था तो किसी न किसी को नियुक्त कर देता था, स्पेशल किसी को सेनापति बना दिया जाता था और उसके साथ सेना दे दी जाती थी। तो ये से मुख्य सेनापति नहीं कहेंगे, हाँ सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जरूर कह सकते हैं या रक्षा मंत्री कह सकते हैं। ठीक है, और मंत्री सेनापति नहीं होता है, ये बात जानते रहिए। ठीक, ये बहुत जरूरी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्य सेनापति कौन था।
तो सेनापति नहीं होता था। ओके, दीवाने इंसा, यह भी एक विभाग है, तीसरा विभाग है ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुखिया होता था वो था दबीर ए मुमालिक या दबीर ए खास, दोनों नाम मिलता है, दोनों जो है जानते रहिए। देखिए इसका काम क्या था, तो इस पर राज्य के पत्राचार का उत्तरदायित्व था, यानी ये पत्राचार डिपार्टमेंट था। पत्राचार समझते हैं, दूसरे राज्यों से लेटर आना और दूसरे राज्यों को लेटर लिखना, ये काम था दीवान ए इंसा का। यह विभाग सचिवालय की तरह था। इसका मुख्य काम शाही पत्राचार या पत्र व्यवहार करना था, यानी शाही मतलब कि सुल्तान और दूसरे राज्यों के साथ जो पत्राचार होता था, जो पत्र व्यवहार होता था, वह यही करता था, यही डिपार्टमेंट करता था, यानी दबीर ए मुमालिक करता था। शाही घोषणाओं और राजकीय अभिलेखों का उत्तरदायित्व भी इसी पर था। शाही घोषणा कोई हो रही है, सुल्तान कोई घोषणा कर रहा है, कोई नई स्कीम ला लेके आ रहा है, कोई नया डिपार्टमेंट बना रहा है, उन सब घोषणाओं को करने का काम दीवान दबीर मुमालिक का था। और राजकीय अभिलेखों का उत्तरदायित्व भी इसी पर था, यानी राजकीय अभिलेख जो होते थे वो इसी के पास होते थे। इस विभाग के पास शाही मुहर होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुहर किस डिपार्टमेंट के पास थी, तो दीवाने इंसा के पास थी, जो अनुदान संबंधित आदेशों पर लगाई जाती थी। जब अनुदान दी जाती थी तब यह मुहर लगाई जाती थी। इसके अलावा दरबार में पत्र पढ़ने, शाही पत्र लिखना भी इसी का काम था। कोई लेटर आ गया किसी दूसरे राज्य से तो उसको पढ़ने का काम दबीर का था और उसको जवाब देने का काम भी इसी का था। सुल्तान के निजी सचिव के तौर पर काम करता था, बहुत करीब रहता था सुल्तान के, समझ रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पद था। वह फरमान तैयार करता था, मान लेते हैं कोई फरमान तैयार करना है तो वह भी जो है दबीर करता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वजीर जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, उसके बाद जो है आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, उसके बाद दबीर, तीन डिपार्टमेंट हम देख चुके हैं और तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही नंबर चौथा देख लेते हैं, दीवाने रिसालत या रसालत, दोनों नाम मिलता है, दोनों को आप जो है जानते रहिए। इसका जो मुखिया था, जो प्रधान था, वो था सदर उस सुदूर या सदरे जहां, दोनों नाम मिलता है तो दोनों जानते रहिए। यह सर्वोच्च धर्माधिकारी था। धर्म का अधिकारी कौन था, तो सदरुस सुदूर था। इसका मूल कार्य धार्मिक संस्थाओं, योग्य विद्वानों एवं धार्मिक विषयों के कार्य को देखना था। क्या काम था इसका, जो धार्मिक संस्थाएं थी या जो विद्वान थे या जो धार्मिक विषय थे उनके कार्यों को देखने का काम सदरुस सुदूर करता था। यह मुस्लिम विद्वानों को कर मुक्ति भूमि, इमलाक, वक्फ, इराद, वजीफा आदि देता था। इसका काम था इस्लाम धर्म से संबंधित अपने धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, उनके नियम कानून को बनाए रखना, ये सब सारे काम थे जो सदरुस सुदूर के थे। हालांकि ये न्याय डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता था, ठीक है, काजी और कुजात के साथ भी काम करता था और कभी कभी सदरुस सुदूर और काजी और कुजात के पद एक ही व्यक्ति को मिल जाता था, तो इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। काजी और कुजात मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और उसके ऊपर कोई न्यायाधीश था तो वो था सुल्तान, ठीक। तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था, तो सुल्तान था। कभी कभी ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को मिल जाता था। ये देखते हैं मुहतसिब, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 डिपार्टमेंट हम समझ चुके हैं और चारों डिपार्टमेंट के जो मुखिया होते थे, जो प्रधान होते थे, वो भी हम समझ चुके हैं और उनके कार्य समझ चुके हैं, ठीक। उसके अलावा भी कुछ जो पद हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे मुहतसिब, ठीक। मुहतसिब की नियुक्ति सदर उस सुदूर द्वारा की जाती थी, यानी दीवाने रिसालत डिपार्टमेंट द्वारा ही की जाती थी।
मुहतसिब का मुख्य कार्य था न्याय विभाग की सहायता करना, यह देखना कि इस्लामी कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, साम्राज्य में इस्लामिक कानूनों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, यह देखना मुहतसिब का काम था। यह सुनिश्चित करने में मदद की जनता बाजारों तक, इसका काम था यह सुनिश्चित करना कि जनता बाजारों तक पहुंच रही है कि नहीं, वो सुरक्षित और स्वस्थ रहे, ये निश्चित सुनिश्चित करना था। वाणिज्यिक धोखाधड़ी, सार्वजनिक उपद्रव जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। ठीक है, कहीं वाणिज्यिक धोखाधड़ी हो रही है, कहीं जो है फ्रॉड हो रहा है, तो वो भी जो है मुहतसिब देखता था। जब तथ्य स्पष्ट हो जाते थे या अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता था, तो मुहतसिब विवादों और कानून के उल्लंघनों का निपटारा भी करता था। छोटे मोटे विवाद जो होते थे, मुहतसिब वो उसका निपटारा भी कर लेता था। तो इसके काफी काम थे। मेन काम इसका था कि शांति व्यवस्था कायम रखने का। ठीक है, शांति व्यवस्था कायम रखने का। दूसरा जो है, सब कुछ धार्मिक ढंग से ठीक हो रहा है, कहीं धर्म का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यही सब काम मुहतसिब का था। ओके, इसके अलावा देखते हैं दीवानी मुफ्त खराज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, इस पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दीवानी मुफ्त खराज का। उसने अमीरों और मुसर्रिफों की नियुक्ति की, उन्हें नियंत्रित करने के लिए दीवानी मुफ्त खराज विभाग बनाया। अमीरों और मुस्तशरीफों की नियुक्ति की थी। गाँव में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनका काम था राजस्व वसूलना। ठीक, अब ये लोग राजस्व तो वसूल लिए, लेकिन बहुत सा राजस्व ये केंद्र में जमा नहीं किए, अपने पास ही रख लिए। ठीक है, तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दीवानी मुस्तखराज डिपार्टमेंट बनाया, विभाग बनाया। इसका मुख्य काम था राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों से बकाया वसूल करना। इस बात को जानते रहिए कि जो ये आमिल थे, जो मुसर्रिफ थे, इनके पास जो बकाया रह गई थी, जो राशि, उसको जो है वसूल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह विभाग बंद हो गया। ठीक है, तो इसके बाद ये डिपार्टमेंट नहीं चला, कुछ ही समय के लिए था, इसलिए पूछा जाता है। दीवाने अमीर को ही, देखिए, यह विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। यह कृषि से संबंधित विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज के अंत के बाद यह विभाग बनाया गया था। देखिए, ये जो आमिल थे, मुस्तरिफ थे, किसानों से राजस्व वसूलते थे। ठीक है, और उसी तरह ये विभाग भी था, लेकिन इसका थोड़ा काम अलग था। दीवानी मुस्तखराज तो बंद हो गया, ठीक, लेकिन उसी जगह दीवानी अमीर एक को ही देखेंगे। इस विभाग का जो काम था, मालगुजारी व्यवस्था बनाए रखने का, जो राजस्व था उस व्यवस्था को बनाए रखना, कृषि योग्य भूमि तैयार करना। मेन काम था कृषि योग्य भूमि तैयार करना। किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाया गया था यह विभाग। मुख्य रूप से यह विभाग बनाया गया था सोनधर ऋण जो किसानों को दिया गया था, या तकावी ऋण जो दिया गया था 2 करोड़ टका, वह अमीर एक को ही द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, और यह पैसा जो है ठीक से खर्च भी नहीं हुआ, सारे अधिकारियों ने गबन कर लिया था, तो यह व्यवस्था ज़्यादा चल नहीं पाई थी। अंत में यह डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से काम नहीं किया था। ठीक है, तो मेन जो है किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए और बंजर जमीन जो थी उनको ठीक करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ये आप समझ चुके हैं। आइए और भी 2 डिपार्टमेंट देख लेते हैं, जैसे राज दरबार एवं राज परिवार। देखिए, दरबार और परिवार, जो सुल्तान का परिवार था, उसके लिए एक पद था वकील ए दर। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी जानिए। पूरे राज परिवार एवं महल का उत्तरदायित्व वकील दर पर होता था। किसका किसका? जो फैमिली थी सुल्तान की, और महल का उत्तरदायित्व। यह सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। सुल्तान जहाँ रहता था तो उसकी व्यक्तिगत जरूरतें थी, उसको पूरा करने का काम वकील दर करता था। शाही रसोई घर, मदिरा विभाग, शाही अस्पतालों के कर्मचारियों के वेतन व भत्ता के भुगतान की जिम्मेदारी इसी पर थी। जो शाही, मतलब जो सेंटर में थी, केंद्र में, दिल्ली में जो चीजें थी, वो उनके लिए
जो है ये वेतन और भत्ता भुगतान करता था। इसके अलावा शहजादों की शिक्षा व्यवस्था करना, शहजादा शहजादी जो भी हो तो उनके एजुकेशन की व्यवस्था करना वकील दर की जिम्मेदारी थी। शाही हरम की आवश्यकताओं को पूरा करना, हरम हुआ करता था जिसमें महिलाएं हुआ करती थी, तो उनकी सारी आवश्यकता जो जो कुछ आवश्यकता होती थी वो पूरा कौन करता था? वकील दर। हरम एवं परिवार संबंधी सुल्तान के आदेश वकील ए दर के माध्यम से दिए जाते थे। ठीक है, तो हरम में या आप जो फैमिली होती थी उनके लिए कोई आदेश सुल्तान देता था तो उसका जो माध्यम था वो वकील दर था, यानी वकील दर के माध्यम से दिया जाता था। तो इतना बात समझ गए। सीधे क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि राज दरबार या राज परिवार से संबंधित कौन सा अधिकारी है, कौन सा पद है, या कौन सा अधिकारी था जो की देखभाल करता था। ओके, आइए हम आगे और देख लेते हैं अमीर हाजी। देखिए, ये भी जो पद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीधे राज दरबार से संबंधित है। यह राज दरबार में होने वाले समारोहों और उत्सवों का प्रबंध करने वाला अधिकारी था। दरबार में जो समारोह हो रहा है या कोई उत्सव हो रहा है का ये प्रबंध करता था। राज दरबार में शिष्टाचार बनाए रखना भी इसका काम था। राज दरबार के जो नियम थे लागू कौन करता था? अमीर हाजी द्वारा ही उसे लागू कराया जाता था। यह पद शाही वंश से जुड़े व्यक्तियों को ही दिया जाता था, जैसे राजकुमार है उनको दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह अमीरों को उनके दर्जे के अनुसार क्रमबद्ध करता था। जो भी अमीर होते थे, जितना उनका दर्जा था, जो उनका ओहदा था, उनके अनुसार उनको बैठने का जो क्रम था वो यही तय करता था अमीर हाजिर। सुल्तान सभी अर्जियां इसी के जरिए सुनता था। कोई भी अर्जी हो सुल्तान दरबार में तो अमीर हाजिर भी उसको सुल्तान के पास ले जाता था। दरबार में हाजिब भी होते थे। इसके अलावा हाजिब होते थे जो दरबार में खड़े रहते थे। कोई भी अमीर बिना इनको संतुष्ट किए सुल्तान के पास नहीं जा सकता था। यह एक तरह के सैनिक होते थे। तो अमीर हाजिब के नीचे हाजिब हुआ करते थे, इनकी संख्या 2 4 6 हो सकती थी। ठीक है, और ये सैनिक हुआ करते थे, एक तरह से सुल्तान के सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर ए जानदार, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यह पद या सर जानदार भी कहते हैं इसको। यह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। देखिए, सुल्तान के पास अंगरक्षक थे, पर्सनल अंगरक्षक थे, तो उनका जो मुखिया था, जो प्रधान था, उसे कहा जाता था सर ए जानदार। ओके, बरीद ए मालिक, यह गुप्तचर विभाग या सूचना विभाग का प्रधान था। बरीद ए मालिक, गुप्तचर डिपार्टमेंट और सूचना डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द सल्तनत स्टेट न्यूज एजेंसी, ये न्यूज एजेंसी का हेड होता था। ठीक है, मुख्य काम था इसका पूरे साम्राज्य से जो भी न्यूज आ रही है, जो भी समाचार हो आ रहा है, उसको सुल्तान तक पहुंचाना। साम्राज्य में घटने वाली घटनाओं को सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य करता था। संभवतः डाक विभाग इसी के अधीन थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो डाक डिपार्टमेंट था वह जो है बरीद मालिक के अधीन ही था। इसके अलावा अमीर आखूर यानी अश्वशाला का अध्यक्ष, ये भी पूछा गया है। शाहना ये पील यानी हाथी या हस्तिशाला का अध्यक्ष। ठीक है, ये भी पूछा गया है, तो इसको भी जानते रहिए थोड़ा सा। इसके अलावा नायब ए ममलिकात, यह पद भी जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह पद बनाया गया था बहराम शाह द्वारा। इसके द्वारा बहराम शाह द्वारा। ठीक है, यह पद बनाया गया था। इसे उप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। ये बहुत पावरफुल पद था। ठीक, जब जो है रजिया की मृत्यु हुई, रजिया को मार दिया गया, तो उसके बाद ये पद बनाया गया था। सारी शक्ति जो है वो इसी के पास हो गई थी। बहराम शाह केवल नाम मात्र का सुल्तान रह गया था। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायब ए मुमलिकात का पद किसने बनाया था? तो बहराम शाह ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जानते रहिए। इसमें पहला व्यक्ति जो था वो इख्तियारुद्दीन एतगीन था। इस पर नियुक्त होने वाला जो पहला व्यक्ति था। ओके, इसके अलावा देखते हैं बलबन के समय क्या स्थिति थी नायब की। किसकी? नायब।
तो देखिए बलबन खुद ही नायब था। बलबन नासिरुद्दीन के समय नायब था, लेकिन सुल्तान बना तब नायब के पद को समाप्त कर दिया। कभी कभी नायब व वजीर का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे मलिक काफूर, नासिरुद्दीन, खुसरो। लेकिन यह पद जो है अस्थाई नहीं था। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नायब का पद, लेकिन आप जानते रहिए पावरफुल पद था। उसके अलावा प्रांतीय शासन देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रांतों की क्या स्थिति थी। तो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता के बारे में हम सारी बात कर चुके हैं, आप उसे क्लास में देख लेंगे। यानी खिता भी कहते थे, विलायत भी कहते थे, तो ये भी जानते रहिए। सबसे ज्यादा जो है जो प्रचलन में है वो है इक्ता। ठीक, इसके जो प्रधान थे उसे मुफ्ती, मुक्ता, इक्तादार, वली, निजाम, नाजिम आदि नाम से जाना जाता था। वली छोटे प्रांतियों का नाम था। मुक्ता और वली अपने क्षेत्र की सेना और राजस्व के प्रधान होते थे। मतलब कि जो वली था और जो मुक्ता था, वो जो है अपने क्षेत्र में जो उनकी इक्ता थी, ठीक है, या विलायत थी, उसके उस क्षेत्र के राजस्व वसूलने के अधिकारी थे। यानी टोटल राजस्व वो मुक्ता वसूलता था और इस राजस्व से सेना करता था। ठीक है, ये व्यवस्था जो है उस समय की थी। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और तुरंत कुतुबुद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हुआ। उसके बाद इल्तुतमिश से वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वो जब सुल्तान बना तो स्थितियां एकदम अलग सी थी। बहुत कम मुसलमान आए थे वहां से और उनको इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना था। तो राजस्व भी वसूलना था और संख्या भी कम थी। तो सैनिकों को, जो सैनिक आए थे वो पहले सैनिक ही थे, कोई प्रशासनिक अधिकारी तो थे नहीं, कोई आइडिया भी नहीं था राजस्व कैसे वसूला जाए। तो सैनिकों को ही बड़ा बड़ा भूभाग दे दिया गया। ठीक है, उन्हीं को कह दिया गया इक्ता, भूभागों को। और ये सैनिक नियुक्त किए गए दोआब वाले एरिया में करीब 2000 इक्ताओं को दिया गया। इसके अलावा जितना बड़ा ये साम्राज्य बढ़ता चला गया, ठीक, और इक्ताओं की संख्या बढ़ती चली गई। इसमें जो है अमीरों की नियुक्ति होने लगी और इनको उन क्षेत्रों से राजस्व वसूलने का और वहां पर उस राजस्व के एवज में सेना रखने का अधिकार दिया गया। इससे जो है प्रशासन भी हो गया, शांति व्यवस्था भी कायम हो गई, राजस्व भी वसूला जाने लगा, सैन्य शक्ति भी स्टेबल हो गई। तो ये सारी चीजें इस एकता के कारण हो गई। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये प्रांत होते थे। अब कार्य क्या था, देखिए इन मुक्ता और वली का तो सेना, राजस्व वसूल करना। ठीक है, एक कार्य था सेना रखना, दूसरा काम था राजस्व वसूल करना, तीसरा काम था प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये तीनों काम मुक्ता का था अपने अपने एरिया में, अपने अपने प्रांत में। ठीक है, मुक्ता अपनी सेना के सेनापति होते थे। जो मुक्ता होते थे ये अपनी सेना के सेनापति होते थे और जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए अपनी सेना लेके जाते थे, ऐसे सेनापति खुद जाते थे। ठीक है, इनकी नियुक्ति सुल्तान करता था, सुल्तान के प्रति उत्तरदायी भी थे। इक्तादार अपने प्रांत में सैनिकों की नियुक्ति करता था। ये जो इसको इक्ता मिलती थी वहां पर जो है वहीं से सेना में नियुक्ति करता था, भर्ती करता था और उस सेना को हर साल निरीक्षण के आरजे ममालिक के पास ले जाया जाता था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नायब वजीर सेना के का केंद्र में प्रतिनिधित्व करता था। अच्छा, एक पद और देख लेते हैं, नायब वजीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेना का अधिकारी है और इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार से होती थी। ठीक है, सुल्तान करता था इसकी भी नियुक्ति और ये केंद्र में सेना का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, मुक्ता या वली की सेना केंद्र द्वारा निश्चित की जाती थी। किसी मुक्ता के पास कितनी सेना होगी यह निश्चित की जाती थी केंद्र द्वारा। ठीक है, और उसमें कमी नहीं कर सकता था। उतनी सेना रखनी होती थी और उतना राजस्व भी वसूल करता था और सेना के खर्च का राजस्व निकाल लेता था और बाकी जो बचता था उसे फवाजिल कहते थे। फवाजिल जो है केंद्र में जमा होता था। तो बहुत सिंपल सा फंडा था इनका कि ये कोई भूभाग है और इसमें ढेर सारे जो है जनसंख्या है, जनसंख्या में से ही इन्हीं में से ही सेना में भर्ती करेगा
और कुछ और बाकी किसानों से राजस्व वसूल करेगा। जो राजस्व का पैसा वसूल होगा उससे सेना का खर्चा देखेगा, अपना खर्चा देखेगा, जो बच जाएगा उसे फवाजिल कहा जाएगा, और फवाजिल जो है वो जमा होगा केंद्र में, और इसका जो प्रतिनिधि होगा उसे नायब वजीर कहा जाता है। ठीक है, और सेना फिक्स थी। सेना का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष हारिस ए मुमालिक द्वारा की जाती थी, तो हम बता चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रांतों में और भी देख लेते हैं। देखिए, वली जो थे वो छोटे प्रांत थे, छोटा छोटा एरिया, उनको वली कह दिया जाता था। वहां पर एक वजीर की नियुक्ति होती थी, राजस्व वसूल करने के लिए साहिब ए दीवान की नियुक्ति होती थी। मुतसर्रिफ और कारकुन ये अधिकारी होते थे, जो छोटे छोटे प्रांत होते थे। ठीक है, इनके बहुत ढेर सारे काम थे, प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ ये देखते थे। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इक्ता, जो बड़ी इक्ताएं होती थी, वहां पर नायब यारिज वहां भी देख चुके हैं, इस सेना का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, नायब यारिज और काजी होता था जो न्याय विभाग को देखता था। ठीक है, अभी काजी उल कुजात ये जो है केंद्र में होता था, और इसका मुख्य काम क्या था कि न्याय करना, और इसी के अंडर में काजी होते थे प्रांतों में। ठीक है, तो इसके नीचे काजी होते थे। ठीक है, हम अभी इसकी बात कर चुके हैं, इसको स्पेशल लिखे नहीं हुए, अपनी बात तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब की बात आगे करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसको आप समझ के पढ़िएगा अगर आपको एग्जाम पास करना है तो। बाकी तो ढेर सारे फैक्ट रखने से आप एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। थोड़ा